tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina din din da din din tak tak dina katin tak tak dina tin tak dina di dina dina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina din din da din din मोइन अख्तर वन मैन शो और इसके मॉडरेटर हैं जनाब मोइन अख्तर साहब के साहबजादे शर्जील अख्तर साहब और इसमें अनवर मकसूद साहब, ज़ेबा शहनाज साहिबा और गज़ल अंसारी साहिबा मेहमान हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शर्जील साहब से कि वो सेशन का आगाज़ करें। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is a deeply personal and very special occasion for me. 14 साल के बाद हम ये किताब आपके पास लेकर आ रहे हैं. This is an autobiography of my father, Mr. Moin Akhtar. सबका सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इतने साल क्यों लग गए इस किताब को आप तक पहुंचते हुए. तो इसकी कई वजूहात हैं. सबसे बड़ी ये है कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था तो ये किताब नामुकम्मल थी. कई अरसे के बाद हमें कुछ नोट्स मिले जिसमें गाइडेंस थी अब्बू की कि वो और क्या इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या किस्से, क्या वाक़यात, किन लोगों की कंट्रीब्यूशंस. तो ये साल हमें इन कंपाइलेशन में लग गए कि जो स्टेक होल्डर्स थे उनको उनकी कंट्रीब्यूशंस इकट्ठा करना, घर के अंदर घर के बाहर, सही पार्टनर्स पब्लिशर्स ढूंढना. मैं OUP का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि फाइनली हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल के कि ये किताब फाइनली आप तक पहुँच रही है. तो सबसे पहले मैं रोज़ी बनकर आया, मैडम का रूप दिखाया, कभी शायर कभी भिखारी हूँ, यस सर नो सर की आरी हूँ, सैटेलाइट पर भी मैं जारी हूँ. मेरे रब का मुझ पे करम है, तभी तो मेरा फ़न है. मेरा वादा है सब लोगों से, मैं खुशियाँ लब पर लाऊंगा, मैं रोतों को भी हंसाऊंगा. मेरा नाम मोइन अख्तर है. जो लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा. लेकिन ये लोग ना ही सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि इतने सालों से हम इनको देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन पर्सनली एज वेल दे आर ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल टू अस. ज़ेबा शहनाज साहिबा मेरे वालिद के साथ कई साल से साथ दिया, साथ में ऑलमोस्ट उन लोगों ने अपने करियर शुरू किए. शी इज़ her career spans almost over 50 years, mashallah. Recipient of various and numerous awards. हमने इनको देखा, इनको चाहा, इनकी अदाकारी से हम सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं. और मोस्ट रिसेंटली इनको हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा. थैंक यू ज़ेबा साहिबा. हमारी फैमिली एक रिप्रेजेंटेशन भी है गज़ल अंसारी साहिबा की, जो ऑल द वे फ्रॉम UK आई हैं इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए. ये उर्दू अदब की बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हैं. इन्होंने वहाँ पे यॉर्कशायर अदबी फोरम भी शुरू किया है जो उर्दू को और उर्दू अदब को प्रमोट करता है. शी इज़ द चेयरपर्सन एंड शी इज़ अ वेरी रिनाउंड पोएट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनकी जो लिखी हुई पोएट्री और शायरी हैं वो अरबी में भी ट्रांसलेट हुई हुई हैं और मल्टीपल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती हैं. लेकिन इनको मैं पुप्पो कहता हूँ. तो ये हमारे लिए आई हैं ख़ास तौर पे कुछ ख़ास पर्सनल एनेक्डोट्स शेयर करने के लिए. गज़ल साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
अब जो ये शख्सियत बीच में बैठे हुए हैं, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो अब्बू के ही कुछ अल्फाज जो उन्होंने इनके इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, वो मैं थोड़ा सा कॉपी करना चाहूँगा। लिखते भी हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, पेंटर भी हैं और अपनी ज़ात में अंजुमन हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बोले हुए लफ्ज़ इतना भारी वेट रखते हैं, और अनवर साहब उनमें से एक हैं। जो बात ये कहते हैं, पहले हमें हंसी आती है, लेकिन फिर उसके बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं सवाल करना चाहूँगा आप सब लोगों से, आप लोगों की जो पार्टनरशिप है अब्बू के साथ, वो तो सभी के सामने है, लेकिन पहली मुलाकातों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ज़ेबा साहिबा, पहली बार कब मिली उनसे, कैसे मिली, कुछ ज़रा बताएंगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और इतनी खूबसूरत तकरीब कराची में मुनक़्क़िद करवाने पे मैं मुबारकबाद दूंगी ऑक्सफोर्ड को कि कराची के बेटे और बेटियां इस तरह के तालीमी और कुतुबी मेले और उर्दू के अच्छे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के लिए तरसते रहते हैं। इस वक्त इस प्रोग्राम की कामयाबी आप सबकी मौजूदगी है कि यहाँ हर चेहरा कोई ना कोई हैसियत रखता है, कोई ना कोई पहचान रखता है, और आप सब अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के इस फेस्टिवल में आए हैं। तो और मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे मोइन अख्तर साहब की इस तकरीब में बुलाया, और मेरा सबसे बड़ी खुशनसीबी और एक है कि मैं अनवर मकसूद साहब के बराबर बैठी हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह रब्बे करीम नहीं 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 मैंने तो भाई भी नहीं बोला आपको, खालाजाद भाई हैं आप मेरे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और इस तरह की तकरीबें कराची में होनी चाहिए। हमारे बेटे शर्जील ने जो सवाल किया, तो मैं पहली दफ़ा, आप यकीन करें, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उनसे मिली थी। मैं स्कूल में पढ़ती थी और वो हमारे स्कूल आए थे, और मुझे ये क्रेज़ था कि मैंने इनका ऑटोग्राफ लेना है। उस ज़माने में मुझे बहुत शौक़ था ऑटोग्राफ लेने का। आज के बच्चे तो ऑटोग्राफ जानते भी नहीं हैं, क्योंकि आज के बच्चे किसी के नाम से किसी को पहचानते भी नहीं हैं। सब टेलीफोन के मरहून मन्नत हैं, किताब से दिलचस्पी है ही नहीं। तो हम ऑटोग्राफ जमा करते थे बेटा, तो ऑटोग्राफ लिया था सबसे पहले। और मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर ये हुई थी कि उन्होंने मुझसे कहा था, हाँ भाई कैसी हो मोटे बच्चे। और मुझे आज भी ये याद है, क्योंकि मैं 2 चुटिया बनाती थी और वाकई बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, और जैसा दिखती हूँ वैसे ही थी, बल्कि इससे ज़्यादा गाल वाल लाल होते थे। मैं आपको एक और बात बताऊँ शर्जील, के इस वक्त जिस शख्स का पहला लफ्ज़ टेलीविज़न पे मैंने बोला था, वो मेरे बाएं जानिब बैठे हैं, अनवर मकसूद साहब। और 50-50 में मैंने इनका पहला लफ्ज़ टेलीविज़न पे जो बोला, वो अनवर मकसूद साहब का। आज मुझे ये एजाज़ भी मिल रहा है मोइना साहब की तकरीब में कि 50-50 में अनवर भाई का लिखा हुआ पहला लफ्ज़ मैंने टीवी पे बोला था, और मेरी कामयाबी शायद उसी दिन से शुरू हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनवर साहब, बाहर ये मेरे लिए अनवर अंकल हैं। अनवर साहब, लेकिन आपके लिए भी यही सवाल, पहली मुलाकात। मोइनुद्दीन यार, ये तो मुझ पे पाबंदी है, फिर भी लफ्ज़ निकल गया। मोइन अख्तर वो बहुत बड़े एक्टर थे, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उस तरह का कोई अदाकार नहीं। संजीदा दे दें स्क्रिप्ट, उसको मज़ाहिया दे दें। हर बड़े एक्टर के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होता है। स्क्रिप्ट अगर अच्छा है, अदाकारी कितनी भी बुरी हो, वो मशहूर हो जाता है। अगर मोइन का कमाल ये था
लूज टॉक मैंने मोइन के साथ तकरीबन 427 प्रोग्राम किए और कोई सेट नहीं, एक गोल मेज़, 2 कुर्सियां, मैं और मोइन बैठे बातें कर रहे हैं। अब रही बात, मैं कब मुलाकात हुई, मैं इनके प्ले देखने जाता था आदम जी ऑडिटोरियम में मोइन के। ये कभी टार्जन बने हुए, दुबला पतला टार्जन, जांगिया पहने हुए, रस्सी से उतर रहे हैं। ये मुझे बगैर डायलॉग की हंसी आती थी कि हंसता रहता था कि टार्जन इतना दुबला रस्सी से उतर के आ रहा है। और फिर मोइन की परफॉर्मेंस मैं लिखता था ज़िया मोहिउद्दीन साहब के लिए, ज़िया मोहिउद्दीन शो। तो ज़िया भाई ने मुझसे कहा कि अनवर, एक कोई जानते हो किसी जो आके एंटरटेन करे? मैंने कहा एक लड़का आदम जी ऑडिटोरियम में प्ले करता है, मोइन अख्तर, और वो नकल वकल भी करता है बहुत अच्छी, तो उनको बुलाएं। तो मोइन को बुलाया और फिर मोइन छा गए, क्योंकि टेलीविज़न की ज़रूरत थी मोइन को, पूरा पाकिस्तान पहचाने। एज ए प्ले का एक्टर तो सब जानते थे उसको कि थिएटर का बहुत अच्छा एक्टर है। मगर फिर मोइन के साथ मेरा 36 बरस का साथ रहा। 36 इयर्स मैंने मोइन के लिए लिखा, और जो लिखा मोइन ने उसको अदा बहुत अच्छी तरह किया। मोइन की कुछ खामियां भी थी। मैंने कभी ज़िंदगी में मोइन की जेब में पर्स नहीं देखा। तो मैंने कहा मोइन, तुम पर्स क्यों नहीं रखते हो? कहने लगा यार वो पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे बड़ाऊ कहते थे। मैं एक सीरियल लिख रहा था, हम पे जो गुजरती है, सीरियल का नाम था। उसमें मोइन का किरदार था, सानिया थी उसमें, और मोइन एक रिटायर्ड एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका था। तो 2 दिन बाद आया, उसका हीरो कोई और था उस प्ले का। मोइन आया कि अनवर, ये मैं नहीं करूँगा प्ले। मैंने कहा तुम्हारा सेट लगा हुआ है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सब। कह रहे नहीं, तुम किसी और को कर लो। मैंने बात कर ली है लाहौर से, वो आ रहे काम करने के लिए, और मैंने कहा क्यों नहीं करोगे तुम? कहने लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी जगह तुम्हें किसी और को लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा बताओ तो सही, हुआ क्या? पैसे कम है तुम्हारे, मैं ज़्यादा बढ़वा देता हूँ। बोले नहीं, पैसों की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी। चले गए घर। मैंने डायरेक्टर को बुलाया, सानिया का मियाँ डायरेक्ट कर रहा था बात। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो गया है। तो बोले वो लाहौर वाले आ भी गए, स्टेज पे हैं इस वक्त मौजूद, सेट पे हैं। दूसरी शाम फ़ोन आया साहबजादे का कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। नेक्स्ट डे मैं समझा ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। फिर वो बात सही निकली। तो मोइन से मेरी इस तरह की जान पहचान थी। मगर मोइन स्क्रिप्ट के मामले में बड़ा बदनीयत था। एक अगर मैं लिख रहा हूँ काजी वाजिद के लिए, बुशरा के लिए और मोइन के लिए लाइन, तो एक दिन पहले मेरे पास आता था, उन लोगों की लाइन्स दिखाओ। तो उसमें एक बुशरा की लाइन थी, मैं पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा था, तो कहने लगी मैं उम्मीद से हूँ। तो काजी कहते हैं वो तो हर औरत होती है। तो कहने लगी नहीं, पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो मोइन ने कहा ये मैं उम्मीद से हूँ, ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा मोइन, औरत की लाइन है, तुम्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? बोले नहीं, मैं बुशरा वाला कैरेक्टर कर लूँगा। तो वो बना, औरत बना, और फिर उसने वो कैरेक्टर किया और बुशरा से अच्छा किया, और कमाल था मोइन का। मोइन का जो भी साथ रहा मेरे, मोइन को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। खासकर ये जो बैठे हुए हैं साहबजादे, ये बाहर पढ़ते, बाहर ही पढ़ाई मुकम्मल की। मोइन की सारी खासियतें इनमें मौजूद हैं। वेरी फाइन एक्टर, हर चीज़ आती है इनको, मगर ये पढ़ाई में हैं, इस तरफ नहीं आए। ये अपने पढ़ने में हैं और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। मगर दिल तो चाह रहा है आप लोगों से कोई और मौजूद बातें करूं, मगर मुश्किल है। और वैसे भी आज 8 फरवरी है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है।
और इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे, इंशाल्लाह होंगे। और अगर इंशाल्लाह 40 बरस बाद मैं ज़िंदा रहा तो फिर मिलूँगा आपसे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि 40 बरस तक तो नहीं लगता मुझे। और बाकी अभी भी मैं लिखता हूँ कभी बैठ के, तो फिराक का शेर है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक साहब का शेर है। अक्सर मैं अभी जब लिखता हूँ बैठे बैठे तो कैरेक्टर्स लिखता हूँ तो उसमें मोइन का नाम लिख देता हूँ, मोइन, फिर मैं काटता हूँ उसको। मोइन अब तक मेरे दिमाग से निकला नहीं है। बाहर हम लोग गए, हर दफ़ा अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदीया, यूएई वगैरह। अमेरिका में हम लोग 36 फ्लोर पे थे होटल में शिकागो में, और मोइन वहाँ से खिड़की से औरत को तैरते हुए देख रहा था नीचे 36 फ्लोर से, और यूं हाथ बांधे हुए। मैंने कहा मोइन प्लीज़ मेरे कमरे से नहीं उसे। बोले तुम्हें बड़े होटलों का पता ही नहीं है, इनमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, सिर्फ अंदर से बाहर नज़र आता है। मैंने कहा चाहे कुछ नज़र आता हो। बोले देखो तो सही कितनी मोटी औरत तैर रही है और हब्शन है। खैर चुप रहा मैं। शाम में मुशायरा था, स्टेज पे मोइन बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में 2000 का हॉल था, भरा हुआ था, लोग खड़े भी हुए थे। वहाँ बीच में नहीं बैठने देते लोगों को, साइड पे खड़े हो जाएं वो। मैंने 4 मिसरे लिखे। मैंने कहा मोइन, मुझसे टुन मेरी थी। मैंने कहा टुन मेरी साहब आप सुबह मेरे कमरे में आए थे और ये 4 मिसरे लिख के गए थे, वो जो औरत नहा रही थी उसको देख के। अब ये घबरा गया, कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, वो मैंने नहीं लिखे, मुझे लिखना ही नहीं आता। मैंने कहा आप शायर हैं, लिखना कैसे नहीं आता आपको? आपने 4 मिसरे लिखे, औरत को देख के आप मेरे पलंग पे छोड़ के आ गए, ये है, सुना दीजिए। अब उसने देखा यूँ और देख के जैसे जो कुछ कह सकता था खामोशी से कह दिया उसने। कहने लगा था ये मैं नहीं सुना सकता। और लोगों ने सुनाइए सुनाइए, वो तालियां, पूरा हॉल चीख रहा है। फिर बैठे मोइन। पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज। पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज, दूर से साफ नजर आते थे महमूद व अयाज। और फिर मोइन की एक्टिंग, पूल में तैर रही थी जूं समंदर में जहाज, दूर से साफ नजर आते थे महमूद व अयाज। निकली जब पूल से बाहर तो शर्म के मारे ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा न आया। तो उसके बाद ये 4 मिसरे लोगों ने कोई 20 मरतबा सुने उनसे, यही सुनाइए यही सुनाइए। एक जगह एक गज़ल लिख के दी उनको मैंने, गाता अच्छा था, सुर में गाते थे। आतिश की गज़ल थी, उसकी मैंने ज़मीन में लिखी थी और गा के सुनाई थी इसने। ये आरज़ू थी तो वो आतिश का है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो मोइन ने कहा ये आरज़ू थी ऐसे चो के रूबरू करते हैं, वो छितड़ मारता और आप हाउ हू करते हैं। हम एक बार गए थे शुमाली बॉर्डर पर, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। हम एक बार गए थे शुमाली बॉर्डर पर, तमाम उम्र रफूगर रहे रफू करते। हलीम ठीक नहीं था चचा के चहलम का, हलीम ठीक नहीं था चचा के चहलम का, बड़े अजाब से घर पहुँचे कू बकू करते। तो यूसुफी साहब ने कहा अनवर ये कू बकू का इस्तेमाल उर्दू शायरी में कोई नहीं कर सकता, कि बड़े अजाब से घर पहुँचे कू बकू करते। खैर मोइन के हज़ारों किस्से हैं, महफिल ख़त्म हो जाएगी, वक्त कम है। मोइन, मुझसे बहुत लोगों ने कहा एयर वाई वाले पीछे पड़े कि लूज स्टॉक दोबारा शुरू कर दो। मैंने कहा सेट लगा लें। वो कुर्सी लग गई, मैं बैठ गया। मैंने कहा उस कुर्सी पर मोइन के अलावा और कोई नहीं बैठेगा, मोइन नहीं है इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर सकता।
तो वो मैंने नहीं किया। इस प्रोग्राम के 4 स्पॉन्सर्स भी थे, बड़ी मल्टीनेशनल्स, कि ये शुरू कर दें आप। मैंने कहा अब सिर्फ मोइन की कुर्सी खाली है, वो खाली रहेगी। मोइन की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, और वाकई कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा एक्टर, बहुत अच्छा दोस्त। आप कहें कुछ। आपसे भी यही सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शर्जील, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने फैमिली मेम्बर के तौर पे मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं उनके हवाले से कुछ बात कर सकूँ। मेरी भी खुशकिस्मती कि यहाँ पर आप जैसे हम जैसे शख्सियात के साथ मैं बैठी हूँ आज, और ये भी मोइन भाई की वजह से ही है, क्योंकि मोइन भाई के ही वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक उनके हवाले से मुझे जो बात करनी थी वो बड़ी पर्सनल है, इससे पहले मैंने कहीं शेयर नहीं की, लेकिन आज वक्त है कि आज वो बात शेयर की जाए, क्योंकि मीडिया के हवाले से तो बाकी सबके पास बहुत सुनने के लिए किस्से हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ जो इंसान की होती है उसमें क्या और कैसे थे मोइन भाई, वो हमें इस बात को सुनने के बाद समझ में आएगी। एक शख्स 32-33 साल पहले की बात है ये, कि डॉन में एक ख़बर छपती है, ख़बर नहीं थी बल्कि एक रिक्वेस्ट थी कि एक जवान साल शख्स मर रहा है कैंसर से, जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ल्यूकीमिया है उसको बहुत बुरा। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त की गई थी या मुखैर हजरात से कि उस ज़माने में ट्रांसप्लांट था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसके लिए अगर इनको भेजा जा सकता है तो इनको कंसिडर किया जाए। तो ये डॉन में ख़बर छपी। आधी रात को 1 बजे के बाद उस घर में फ़ोन जाता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ फ़ोन आता है कि मैं मुइन बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पर ज़ाहिर है घर में मुइन, कौन मुइन बात कर रहे हैं, आधी रात को फ़ोन आ रहा है बीमार के घर पे। तो पूछा भाई कौन मुइन, कि मुइन अख्तर, जो टीवी वाले मुइन अख्तर। तो हैरानी की बात थी कि आधी रात को ये मुइन अख्तर साहब का फ़ोन कैसे आ रहा है, ना जान ना पहचान, और इतनी बड़ी शख्सियत, नाम उनका जब भी बड़ा ही था। तो पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अभी कॉन्सर्ट करके वापस आया हूँ और अखबार मैंने उठाया और ये ख़बर देखी कि ये इस सूरत हाल में कोई मुब्तला है, तो मैं चाहता हूँ मिलना। तो उनको कहा गया कि आप तशरीफ़ ले आएँ। घर वाले समझ रहे थे कि एक टेलीफोन कॉल है, कौन आता है, इतनी मसरूफ़ और इतनी मशहूर शख्सियत, इतनी छोटी सी बात उस हवाले से कि एक बड़े फ़नकार के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो आए और इस तरह की चीज़ों को डील करे। हो सकता है कि किसी को भेज दें, लेकिन अगले दिन जिस टाइम पे उन्होंने आने को कहा था, गाड़ी आके रुकी और मोइन अख्तर साहब वहाँ से निकले। मोहल्ले वाले भी हैरान कि ये जिसने देखा, क्योंकि मोइन भाई को कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया उनको पहचानती थी। और वो अंदर गए, आकर उन्होंने मुलाकात की उस कैंसर के पेशेंट से, 3 छोटे छोटे बच्चे उनके, और उन्होंने कहा कि भाई ये हुकूमत का तो मुझे नहीं पता, हुकूमत तो पता नहीं कब एक्शन लेगी, हाँ लेकिन मैं इस सिलसिले में जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और मैं जो जो भी हवाले से इसके मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। उन्होंने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का यकीन दिलाया कि हाँ भाई इनके लिए इनको भेजा जाएगा, इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और इनका इलाज किया जाएगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको कहीं जाना था, जद्दा का कोई कॉन्सर्ट था जहाँ उनकी पहले से डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मरने वाले ने ख्वाहिश का इजहार किया दौरान गुफ्तगू के उसे उम्रा करना है। मोइन भाई ने कहा कि ये उम्रा करने हमारे साथ जाएगा, और उस ताइफे में मतलब सारे ही अदाकार थे, उनमें उसको ले जाना, एक शख्स को जो अपनी लास्ट स्टेज पर है कैंसर के, बेसिकली पैम्पर में वो थे, बिल्कुल बेड रिडन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें लेके जाऊंगा और इन्हें उम्रा में करवाऊंगा, सबसे पहले तो ये करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है। जिस दिन निकलना था उस दिन मोइन भाई की डिस्ट्रीब्यूटर से कोई झगड़ा हो गया और वो शो कैंसिल हो गया। उन्होंने वो पासपोर्ट और टिकट्स जो हैं वो भिजवा दिए उस शख्स को और उसकी बीवी को कि भाई आप लोग निकलें यहाँ से, आप लोग उम्रा करके आएँ, और वो उम्रा करने चले गए। उम्रा को वापस करके आए तो 2 महीने ज़िंदा रहे, 2 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन मोइन भाई का उस ख़ानदान से वो रिश्ता रहा कि जो मैं यहाँ आज बैठी हूँ, क्योंकि उस शख्स की बीवी मैं थी। और मैंने मुख्तसरन आपको सुनाया है क्योंकि ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि हम इनकी ही बात ज़्यादा सुने। वो दिन था और उसके बाद फिर हम जब उम्रा करके वापस आए तो उन्होंने हमारी बहुत बड़ी दावत की और अपने घर पे बुलाया। और शर्जील छोटा सा था, मेरा छोटा बेटा उस वक्त शर्जील की उम्र का था, जो आज इन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है, बिलाल की और शर्जील की। तो मोइन भाई ने कहा कि ये तुम्हारी फुप्पो हैं,
और उन्होंने बच्चों को फुप्पो कहा और मुझे अपने ख़ानदान वालों से मिलवाया। और मैं हैरान इस बात पे थी कि मैं पहली दफ़ा उनके घर गई थी और उन्होंने अपने बिस्तर पर उस बीमार आदमी को जो पैम्पर में मौजूद है और मतलब ज़ाहिर है उसका कुछ पता नहीं लास्ट स्टेज पर है, अपने बिस्तर पे ले जाकर लिटाया कि नहीं भाई तुम यहाँ पर लेटो, तुम आराम करो, खाना वहाँ पर मंगवा कर। मतलब उनकी जो अखलाक़ी सतह थी वो इतनी आला थी कि मैंने ऐसा शख्स इससे पहले कहीं नहीं देखा। वो शख्स तो मर गया, लेकिन मोइन भाई मुझे भाई की शक्ल में ऐसे मिले कि जो मरते दम तक मुझे यही कहते थे कि ज़बान के रिश्ते बाज़ औक़ात खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। मैं कहती थी मोइन भाई लंबी ना बहुत अच्छा डायलॉग है, तो मुझे कहते थे ये डायलॉग नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और वो वाकई में सच था, क्योंकि उस घर में आज भी मुझे बहनोई वाला एक दर्जा मिलता है, जिसका सबूत ये है कि आज इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर बुलाया कि घर की रिप्रेजेंटेशन फुप्पो आप करेंगी। और मैं भी इसी हवाले से मतलब मैंने भी इनको हमेशा भतीजा भतीजी समझा। इनके जो मोइन भाई की छोटी बेटी लंदन में जो है वो मेरी तीसरी बेटी की तरह है, हमेशा वो साथ हमारे साथ ही रहती है। अनवर भाई भी वहाँ पर आ चुके हैं मोइन भाई के साथ। मोइन भाई होटल छोड़कर मेरे पास आ जाया करते थे और मुझे क्या, हम जा रहे हैं चैरिटी डिनर है वहाँ पर, हम खाना खा रहे हैं, वो कहते हैं जी नहीं खाना वाना घर जाके खाएंगे, चल भाई घर चल। घर में उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और दाल चावल पकाओ, मैं दाल चावल खाऊंगा, और वो हमारे पास आ जाया करते थे। तो वो उनकी सादा तबीयत की ये जो एक कहानी है। मैंने मोइन भाई से बाद में कहा कि अब तो शमीम का इंतकाल हो गया, मेरी भी रीमैरिड अगेन। उसमें भी मोइन भाई का हाथ ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम कर लो, 1 साल के बाद तुम शादी कर लो, और किसी की आँख नाक अच्छी हो तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब है आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो हंसते थे। बहरहाल उनकी वजह से मैं जिस तरह उस मुश्किल वक्त में मुझे सहारा मिला और एक भाई की मोहब्बत मिली, और वो भाई के जाने के बाद भी भाभी और बच्चे उसी तरह हैं। तो ये बात एक मैं शेयर करना चाह रही थी जो मैंने मुख्तसरन शेयर की है। बाकी बात आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में क्या होता है। और बाद में मैंने मोइन भाई से कहा कि आप उस उम्र के पैसे मुझसे प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि गुर्बत नहीं थी बल्कि वो तो एक बीमार शख्स था जिसकी कोशिश की जा रही थी कि वो बच जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने माफ़ किया, ये उम्रा उसके लिए मेरी तरफ से था। तो बस ये एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी जो मैंने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही शेयर की है। पर्सनल बातें कहाँ शेयर की जाती हैं, लेकिन मोइन भाई का एक ये रुख दिखाना चाह रहे थे हम आपको कि मीडिया से हटकर, और मेरे अलावा भी उनके मेरे ख्याल में इंतकाल के बाद जितने लोग सामने आए हैं कि वो किस किस के लिए क्या क्या कर रहे थे, उसको देखकर हम सब भी हैरान हुआ करते थे कि किसी को इस बारे में नहीं पता था कि उनकी जेब में पर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पर्स छोड़ आया करते थे अपने घर में उन लोगों के लिए जिनको उनकी ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पो, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आपका किस्सा सुना है, आप खुद कह रही हैं किस्सा सच है, मगर एक बात मुझे इसमें यकीन नहीं आया कि मोइन ने डॉन पढ़ा। मैं गर्दन कटा दूँ अपनी अगर मोइन डॉन पढ़े। भाई घरों में अखबार तो आया ही करता है, बस हाँ, कोई अखबार दूसरा आया होगा, अखबार जहाँ वगैरह, मगर डॉन नहीं पढ़ सकता मोइन। असल में वो दोनों में छपा था, जंग में भी और अच्छा, डॉन में भी, ठीक। दोनों अखबारों में ये अपील की गई थी। और वो जो सरकारी लोग आए थे तो वो आए थे 40वें के भी बाद, वो तशरीफ़ लाए थे देखने के वो कौन सा शख्स है जिसके लिए अपील की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पो। इससे पहले कि हम इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी मोन्टाज तैयार की गई है मोइन अख्तर साहब की, जो हम चलाना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं। बस तुम्हारी रोजी, तुझे नाजिया ने बुलाया, जरा खूबसूरत लग। देखो तुझे मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, दुनिया के किसी मुल्क का शहजादा जो है मुझे पसंद कर सकता है। अबे चल, इतनी खूबसूरत तो नहीं लग रही, शीशा रख और फाइनल टचेस दे। ज़िया मोइनुद्दीन, आपने बहुत इंतज़ार करवाया, माफ़ कीजिए हमें शो आपके बगैर ही शुरू करना पड़ा। नहीं, ज़रा मौसम की खराबी भी थी।
और कुछ सफर की थकान थी, सुना है जो कुछ मुझे करना था वो मोइन अख्तर करके चले गई। जी हाँ, उनको तो अल्लाह मौका दे, शो आपके हवाले। शुक्रिया। तो फिर लगे ठीक है। ये BTV अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से तो नैरो है और नीचे से ब्रॉड है, जो मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो फ्रॉड है। आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आजाद करवाना की फिक्र में हो वो मुल्क खुद का आजाद हो सकता है। आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल। आहिस्ता। हाँ, मतलब अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो तुम, एक मिनट, अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तुम नॉर्मल। अब ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। कराची में आप कब से? 1947 से। 1947 से आप कराची? 47 का मतलब यही होता है। 47 का मतलब 47 ही होता है। 47 से आप कराची? 47, 1947, 47। कराची पहले कैसा था? इस्लामाबाद जैसा। अब कैसा है? काबुल जैसा। एक साहब को उस वक्त बड़ी अजियत उठाना पड़ी जब वो सिनेमा की एक क्यू में खड़े हुए थे। सबसे आगे जो साहब खड़े थे उनके पीछे ये खड़े हुए थे। इन्होंने देखा एक छोटा खूबसूरत बच्चा बिल्कुल मेरी तरह खेल रहा था, तो उन्होंने आगे वाले साहब को टहूका दिया और कहने लगे, साहब क्या खूबसूरत बच्चा है, सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ कहूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे क्या कहूं, लड़का या लड़की। हमारे जमाने में तो पहचान थी कि ये लड़का है और ये लड़की, लेकिन साहब आज के जमाने में तो पहचान भी खत्म हो गई। बताइए, इस कदर खूबसूरत बच्चा है, मैं इसे क्या कहूं, लड़का या लड़की। आगे वाले साहब मुड़े और कहने लगे, ये लड़का है। पीछे वाले बड़े शर्मिंदा हुए माफ कीजिए साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप इसके बाप हैं। आगे वाले मुड़े, बकवास मत करो, मैं इसकी मां हूं। A small snapshot of the genius of the great मोइन अख्तर। ज़ेबा साहिबा, बहुत सालों से आपने उनके साथ काम किया, अलग अलग शोज़ में, अलग अलग ड्रामों में। कोई ख़ास यादगार वाक़यात जो आप शेयर करना चाहेंगे? यादगार वाक़या तो नहीं शर्जील, मैं ये बताऊंगी, आज मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ इदारों से जिनका ताल्लुक़ है, उन्हें पता चले कि मैं एक पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि मैं कभी ड्रामे या टेलीविज़न पे काम करूँगी। जब मैं शुएब मंसूर की दावत पे एज़ ए स्टूडेंट मैंने जब 50-50 किया तो वो प्रोग्राम बड़ा मकबूल हो गया। मेरा पहला लफ्ज़ मैंने बताया कि अनवर साहब ने लिखा था 50-50, तो इनका पहला लफ्ज़ मैंने बोला था और वो बहुत पसंद किया गया था। जैसे वो बेटी मानो का एक करैक्टर था ना, दो चोटी वाला, वही। मोइन भाई थिएटर शुरू कर रहे थे कराची में और थिएटर में उनको वैसी ही एक लड़की चाहिए थी जो गोल मटोल भी और दो चोटी वाले। वो मुझे तलाश करते हुए मेरे घर गए, मैं घर पे नहीं थी, मेरे वालिद साहब चरानिया हॉस्पिटल में थे। वो चरानिया हॉस्पिटल आ गए और मुझे वहाँ उन्होंने कहा कि जी आपने ये ड्रामा करना है, हम एक थिएटर कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब उनके बहुत फ़ैन थे, मेरे वालिद ने इजाज़त दे दी। मेरे वालिद साहब की उर्दू बड़ी गुलाबी थी, पश्तून थे, तो वो उसी स्टाइल में बात करते थे। तो मेरे वालिद ने कहा मैं इजाज़त तो दूंगा लेकिन आपको बेटा घर से आके ले जाना है, घर पे ही वापस छोड़ना है। तो मोइन भाई ने उनसे कहा कि आज से आप इनके बाबा हैं, मैं इनका डैडी हूँ। अब मैं खुद आऊँगा, आपके घर लाऊँगा, फिर घर पे छोड़ के जाऊँगा। अब हमारी रिहर्सलें और शो जब शुरू हुआ तो वो घर पे आके आवाज़ देते थे, खान साहब हम अपना बेटी लेने आए हैं, तुम हमको हमारा बेटी दो, शाम को तुम्हारा बेटी तुमको हम वापस देगा। ये उनकी कंटिन्यूटी थी। जो हमारा 15 दिन का प्ले था, वो लेने खुद आते थे और छोड़ने खुद आते थे और आवाज़ बिल्कुल मेरे अब्बा की नकल करते थे और कहते थे कि खान साहब अपना बेटी ले लो, सुबह हमारा बेटी हमको दे देना। इस तरह की सपोर्ट, इस तरह का जो इंट्रोडक्शन है, अब्बू ने कई और एक्टर्स के साथ बहुत से लोगों को,
लेकिन बेटा मेरे वो डैडी ऐसे बने कि मेरे बहन भाई छोटे थे, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मेरी माँ को बड़ा दुख था इस बात का कि मेरा बेटा क्यों नहीं है। वो मुझे देख के आंखों में आंसू भर के कहती थी काश मेरा बड़ा बेटा होता। और मुझ में ये ज़िद आ गई थी कि मैं अपनी माँ का बेटा बन के दिखाऊंगी। और मैंने डैडी को बोला कि मैं मुस्तकिल काम करना चाहती हूँ, आप मेरी अम्मी से कहें मुझे काम करने दें। उन्होंने वादा किया, उन्होंने अम्मी को भी समझाया, आपके अब्बू ने, और सिर्फ आपके अब्बू की वजह से ज़ेबा शहनाज बनी, वरना मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं कहीं टीचर होती या मैं कहीं क्लर्क होती जैसे आम लड़कियां काम करती हैं। ज़ेबा ने कहा अभी कि पश्तून है, इनको इजाज़त नहीं है कहाँ पश्तूनों की बेटियों को ड्रामे और फिल्मों में। बिल्कुल सही कहा। मुजर्रत शाहीन लखनऊ की हैं। सर वो वहाँ पे उसने है ना किसी ने गोद लिया हुआ, पठान ने उसको। असल पठान की नहीं है, गोद लिए हुए पठान की बच्ची है। तो मैं जब वहाँ पे काम करने लगी तो आप यकीन करें कि मैं मुसलसल जो फेस्टिवल था इनका, टार्जन मोइन अख्तर से, बचाओ मोइन अख्तर से हमने शुरू किया था, और जब तक मोइन भाई ने काम किया मैं थिएटर में काम करती रही। और मेरे अंदर क्या सलाहियत थी, आप जैसे लोगों ने मुझे बुक किया, काम दिया, और मैं एक आर्टिस्ट बनती चली गई। आप यकीन करो शर्जील, ज़िंदगी ने बहुत सारी रास्तों पे लगाया, लेकिन आपके वालिद साहब की जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत से लोगों के लिए वो ऐसे बंदे थे कि हम देखते थे कि कोई आर्टिस्ट अगर उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और उसको शो में ले जाना है मोइन भाई ने, तो मोइन भाई अपने वार्डरोब पे ले जाकर उसको खड़ा कर देते थे और कहते थे जो सूट चाहिए ले लो, जो मोज़े चाहिए ले लो, जो टाई चाहिए ले लो। उनको पहना के सजा के अपने साथ ले जाते थे कि आर्टिस्ट को कभी भी वेल ड्रेस के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। वो खुद सजाते थे उस आर्टिस्ट को और अपनी चीज़ें दे के। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी की हेल्प करनी होती थी तो इतनी खूबसूरती से करते थे कि अगर किसी को घर चाहिए तो उसको कहते थे, जैसे मुजीब आलम साहब, मैं उस प्रोग्राम में थी कि उनको घर की ज़रूरत थी मुजीब आलम को, तो उनसे कहा कि तुम्हारे पास कोई कैसेट है अमेरिका में। वो कैसेट उसका लिया और उन्होंने उसी वक्त उसको नीलाम किया और उसको इतने पैसे दिलाए कि मुजीब भाई ने पाकिस्तान आके घर लिया। तो वो इतनी खूबसूरती से लोगों की मदद करते थे कि बंदे को पता भी नहीं चलता था। वो जितना वाइट कॉलर हो उसको बड़े तरीके से उसका साथ देते थे। और ये आखिर तक देखा। मैं आखिरी ड्रामे में भी उनके साथ थी जिसमें उनकी डेथ हुई है, मैं उनके साथ थी। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो हमें तंग करते थे, मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम समझते थे यार तंग कर रहे हैं, अब ये हम सब आ गए हैं सेट पे, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम तंग हो जाते थे। तो देखते थे बाहर खड़े हुए हंस रहे हैं, तुम लोग मेरे को बुराई कर रहे थे ना, आ जाते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, हम सब सेट पे इंतज़ार कर रहे थे। तो इतने में ड्राइवर जो है खान का फ़ोन आया कि मोइन भाई चले गए। हमने कहा पता नहीं ये किससे फ़ोन करवा रहे हैं। हम सब सेट पे थे, TV1 का सेट था। हमने कहा कि यार ये हमें तंग कर रहे हैं, बाहर होंगे। हम सब बाहर निकले देखने के लिए, तो बाहर मोइन भाई नहीं थे। और वो दिन सच्ची बात हुई थी कि मोइन भाई चले गए थे हमें छोड़ के। शर्जील, उस दिन मैंने, ज़ेबा शहनाज ने महसूस किया कि मैं आज यतीम हुई हूँ। उस वक्त तक मेरे वालिद को जाके 20 साल हो गए थे, मुझे नहीं पता चला मैं यतीम थी। मुझे उस दिन पता चला कि जिस दिन मोइन भाई गए कि मैं यतीम हो गई। और वो यतीमी फिर हमने इस तरह कबूल की कि उनकी यादें थी, उनकी बातें थी, उनकी शरारतें थी। और आज जब हम तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम हमारे सामने ही छोटे छोटे बड़े हुए, अनु भाई को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद मोइन भाई यहीं कहीं हमारे में मौजूद हैं, वो कहीं भी नहीं गए। उन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी। शोबिस में लोगों को कहा जाता है कि यहाँ ख़वातीन को इजाज़त ना दी जाए, लेकिन वहाँ मोइन अख्तर जैसे लोग भी होते हैं जो बेटियों की हिफाजत करते हैं, उनको हिफाजत से रहना सिखाते हैं और उनको बेटी बना के अपनी बेटी की तरह उसकी हिफाजत करते हैं। इसलिए कभी ना कहें कि शोबिस में सारे लोग बुरे होते हैं। जी जी बिल्कुल। अब्बू की सबसे ख़ास जो एक खूबी थी वो शायद यही थी कि जो भी उनसे मिलता था, जो भी उनको जानता था, उसको ये लगता था कि सबसे करीबी वो ही है उनसे। बिल्कुल। तो
he was a very very interesting man. अनवर साहब, आपसे दो सवाल जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, लेकिन आप ही उनका जवाब दे सकते हैं. स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.75, शो टाइम, यस सर, नो सर, लूज स्टॉक. सिर्फ लूज स्टॉक के ही ओवर 400 से ज़्यादा किरदार थे. साथ में पता नहीं हो सकता है 1000 तक हों. ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो आपके लिए ख़ास था? जब आपने देखा तो शायद आपको एहसास हुआ होगा कि ये जो अदाकार है ये भी ख़ास है. वो था बंगाली क्रिकेटर का, जिसमें वो बंगाली क्रिकेटर बना था, टेस्ट क्रिकेटर. वो ऐसा था कि बांग्लादेश के एम्बेसडर का फ़ोन आया, यानी कि अनवर 10 मिनट तक समझता रहा कि ये हमारा क्रिकेटर है ये. उसके बाद मुझे किसी ने बताया ये नहीं, ये अनवर का प्रोग्राम है चल रहा है. तो वो कमाल था. मगर खैरत की बात है कि आज यूट्यूब पे लूज स्टॉक के जो प्रोग्राम है उसकी व्यूअरशिप जो है, किसी की है 47 मिलियन, किसी की 51 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, बिलियन में चला गया है प्रोग्राम. और ये मोइन का कमाल है. और सब समझ रहे हैं कि मैं करोड़पति हो गया हूँ, अरबपति. वो अरबपति वो लोग हुए हैं जो पहले से थे. हाजी साहब ARY का प्रोग्राम है वो. मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं उन प्रोग्रामों से. मगर जो भी किया, मोइन ने पठान ड्राइवर का प्रोग्राम किया था एक ब्लॉक में, शायर का किया था, अदीब का किया था. जो कैरेक्टर उसको दिया उसने बहुत अच्छा किया. कमाल 2 मरतबा स्क्रिप्ट पढ़ते थे. और मैंने मोइन से कहा, मोइन अगर जो स्क्रिप्ट पढ़ लो, इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ तुम्हें छींक आएगी, वहीं छींकना है तुम्हें, कहीं और तुम छींकोगे तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो अपनी तरफ से इसमें सांस भी नहीं ले सकते हो. लिखा हुआ कि आप मोइन आसमान की तरफ देख के सांस लेगा, वहीं लेना है तुम्हें. और जो लिखा, मैं 2 मरतबा पढ़ता था. बुध को हम पढ़ते थे, थर्सडे को पढ़ते थे, और फ्राइडे को रिकॉर्ड करते थे, और सैटरडे को ऑन एयर होता था. और बीच में कोई टेक नहीं होती थी, शुरू हुआ और ख़त्म हुआ. ये सिर्फ मोइन कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता. जब हम ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो एक अनवर मकसूद साहब थे, एक मोइन अख्तर साहब थे, और साथ में एक और अदाकारा थी जो आज यहाँ पे आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज ज़रूर छोड़ा है जो हम चलाना चाहेंगे आप सबके लिए. अस्सलाम वालेकुम जी, बुशरा अंसारी मेरा नाम है. मोइन अख्तर, क्या कहूँ उसके बारे में, क्या क्या कहूँ. बहुत कुछ है कहने को, बहुत सी यादें हैं. भुलाए नहीं भूलते, और आप लोग भी नहीं भूलते. जहाँ कहीं मिलते हैं आप याद दिला देते हैं, भूलने नहीं देते. अपनी नौइयत का वाहिद आर्टिस्ट था, और ये मैं सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं कह रही, एक्चुअली ऐसा ही है. अच्छी बात यह है कि उनके बारे में किताब लिखी गई है. नाम भी बड़ा अच्छा रखा है इसका, 1 मैन शो. बिल्कुल सही कहा. मोइन जहाँ होते थे वहाँ किसी और की ज़रूरत ही नहीं. हम लोग साथ होते थे, लेकिन मोइन की बात ही कुछ और होती थी. यादें तो इतनी सारी हैं कि इतने महदूद वक्त में मैं दोहरा नहीं सकती, लेकिन एक हमारी पर्सनल जो दोस्तियाँ होती हैं वो शायद लोगों के सामने उस तरह नहीं होती हैं. और ज़ाहिर है कि उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था जो हम अपनी पर्सनल दोस्तियों की बातें भी करते. तो लोग समझते हैं कि वो हर वक्त फ़नी बातें करते होंगे. ऐसा भी नहीं है, बहुत सीरियस थे. और ऐसा नहीं होता कि जो लोग फ़नी काम करते हैं वो हर वक्त मजाक ही करते रहें. हाँ, जब हम लोग दोस्तों में होते हैं तो बहुत खिलते हैं, और वही होता था. मोइन ने जहाँ मिलना फ़ौरन प्यार से कहना, कमी नहीं, कैसी है. फिर फ़ोन पे भी आवाज़ें बदल बदल के फ़ोन करते थे. यानी मैं समझती थी कभी एक पठान का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी बंगाली का आ रहा है, तो मैं थोड़ी देर में समझ जाती थी. मैं मोइन खुदा के वास्ते, बदल बदल के दूसरे नंबरों से करते थे. बाकी बात एक मैं आपको अजीब सी बात बताऊं जो शायद मैंने पहले भी कही है. ही वॉज़ वेरी अनसोशल. वो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पार्टी गोइंग हो, या कोई बहुत सारे उसके दोस्त हों. दोस्त थे लेकिन महदूद थे. हम लोग तो दोस्त थे, काम में भी हम मिलते थे, लेकिन वो जो होता है ना कि आप किसी दोस्तों के घर जाते हैं, वो आपके घर आते हैं ईद पर, शबरात पे, शादियों में, मेहंदियों में, हम जैसे करते हैं,
मोइन वॉज नॉट लाइक दैट, बहुत आइसोलेशन में चले जाते थे वो घर में। काम पे वो बहुत एक्टिव होते थे, और जैसे ही काम ख़त्म हुआ वो अपने, बल्कि मुझे कहते थे कि भाई मैं बिस्तर पे सारी रात जब पड़ा रहता हूँ, मेरे बिस्तर में उस जगह खड्डा बन गया है, क्योंकि बिल्कुल कहीं जाना नहीं है। 2-4 उनके अपने आसपास के दोस्त थे जो करीब रहते थे, या जो भी समझ लें, तो वो करीब वो आ जाते थे रात में, क्योंकि वो रात को जागते थे और दिन को सोते थे। तो हम तो, हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। सो उस तरह से, बल्कि एक आध दफ़ा, जब बहुत पुरानी बात है, मैंने घर बनाया, बहरोज़ ने बनाया, तो बहरोज़ ने बड़ी हस्बे मामूल डांटा, 2-4 सुनाई भी कि तुम हमारे घर नहीं आते, हमने घर बनाया, बुशरा ने बनाया, मैंने बनाया, जल्दी आओ फलाने। फिर आया, उसके घर भी गया, मेरे घर भी गया, बड़ा खुश हुआ। फिर दूर इतना रहते थे ना, वो मलीर में रहते थे। और फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो घर में आने जाने वाला माहौल नहीं था। उनकी फैमिली से भी हम कभी ख़ास नहीं मिले, एक आध दफ़ा मिले जब उनका इंतकाल हुआ। तो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिलीज़। और मोइन एक थोड़ी प्राइवेट लाइफ रखते थे। बाकी जब मिलते थे तो बहुत मज़ा आता था, और फिर क्या क्या मजाक मस्ती। और अनवर साहब के साथ उनकी जो चोंचे थी, दोनों एक दूसरे को जुमले लगा रहे होते थे, कभी कुछ कभी कुछ। फिर हम शोज़ में जब इकट्ठे होते थे PTV पे, मोइन को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, ख़ासतौर पे सूट पहनने का बहुत। करोड़ सूट हुआ उनके पास, अब पता नहीं कहाँ हैं, बच्चे पहनते हैं नहीं पहनते। तो हम एक दिन को भी जाते थे तो मोइन ने बक्सा भरा हुआ होता था, यानी 20 सूट होते थे समझे। तो मेरा भी एक हैंड कैरी होता था, उसमें एक शो में पहनने के कपड़े, एक जाने के, एक आने के, एक नाइट सूट, इतना सा तो होता था। अनवर साहब का तो इससे भी कम, उसी में सो जाते थे, वो तो बिल्कुल ही लापरवाह हैं। तो इनका बहुत बड़ा सूटकेस था वो एक। तो अनवर साहब, अब हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो छेड़ होते थे कि तुम इतना बड़ा बक्सा क्यों ले जाते हो। उन्होंने कहा मेरी मर्जी, तुम्हें क्या। उन्होंने कहा नहीं, मतलब तुम्हें क्या ये हौका है, कल हम आ जाएंगे वापस, आज रात हमारा इवेंट है, तो तुम एक सूट ले जाओ, हद से हद 2 ले जाओ। कहते नहीं, मैं 6-7 से कम नहीं रख सकता सूट, मेरा क्या पता क्या मूड हो, मैं क्या पहनना चाहूँ और क्या मैं ना पहनना चाहूँ। तो अनवर साहब कहते थे तुम छिछोरे हो ना, इसलिए तुम शो ऑफ हो ना। कहते हाँ बुड्ढे, तेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, एक ही कुर्ता, एक ही पतलून फटे हुई और चप्पल पहन के आते थे। बस दोनों इतना मज़ा करते थे ना। तो बाहर मैं भी उसके साथ, हम इकट्ठे आ रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, दुबई से आ रहे थे मैं और वो। तो मोइन का जो था ना ब्रीफ के, उसमें 10 किलो दवाइयाँ होती थी, मतलब 10 किलो, बहुत दवाइयाँ थी। मोइन को बहुत सारी बीमारियाँ थी, आपको नज़र नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी आपको पता नहीं चलने दिया। उनको ब्लड प्रेशर था, एज़मा था, हार्ट इलाज था, शुगर थी, TB हो गई थी, पता नहीं और क्या क्या, हाँ शुगर भी थी। तो मोइन की इतनी गोलियाँ खाते थे, और चूँकि रात को जागते थे तो फिर गोलियाँ खा के सोते थे। बस ये हमारा काम बड़ा प्रेशर वाला है, दिमाग इतना मुंतशिर होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर आप उसकी ड्राइंग बनाएं तो आपके है तौबा, जैसे कि बहुत सारी तारों का एक जंक्शन सा नहीं बना होता, वायरिंग हुई होती है। तो वो आर्टिस्ट के या क्रिएटिव लोगों के ब्रेन कुछ और तरह ही काम करते हैं। खैर, तो मैंने वो ब्रीफ केस उन्होंने मेरे सामने खोला, मैं साथ वाली सीट पे थी, तो अपनी कोई सॉक्स वॉक्स रखी हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह मोइन, तुम्हारे मन्ने पाँव है ना, मन्ने हाथ है ना, छोटी छोटी जुराबें रखी हुई हैं। गालियाँ देता था क्योंकि मैं कहती थी तो तुम्हारा तो कद छूट है ना, मैं तो लंबी औरत हूँ। और हम जाते थे जब शोज़ में तो कहता था हील पहन के आ गई है, मैं और अनवर पीछे रह जाते, ये ऊँची निकल जाती है, पहले तुम लंबी हो, तुम्हें तकलीफ़ क्या। तो मतलब बड़ा प्यारा वक्त गुजरा। तकरीबन हर वीकेंड पे हम शोज़ करते थे, जब कराची में एक बहुत अच्छा ज़माना था, पूरे शहर में 17-17, 18-18 इवेंट्स होते थे और हम बिज़ी होते थे। तो मैंने जब होस्टिंग स्टार्ट की तो मैं कहती थी मोइन, मैं यहाँ ओपनिंग कर लूँगी तो तुम फलां जगह कर लेना, फिर तुम इधर आ जाना, आधा शो मैं वो कर लूँगी। और हम ऐसे दौड़ भाग करते रहते थे। अनवर साहब इतनी दौड़ भाग नहीं करते, एक जगह रहते थे, वो नहीं ये हमारी तरह चिटोरपना करते थे। तो माशाल्लाह मोइन फिर ट्रैवल बहुत करते थे, मेरे से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया क्योंकि मेरी बच्चियाँ थी तो मैं उनके स्कूल्स के हिसाब से टूर लेती थी अमेरिका वगैरह। मोइन हर 2 महीने बाद निकले होते थे पूरी दुनिया में, इधर उधर। बस सब कहानियाँ ही रह गई और क्या कहें। खैर, अफसोस ये कि मैं लॉन्च के दिन मौजूद नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, मगर मेरा दिल, मेरी मोहब्बत सब कुछ मोइन के साथ है, हमेशा रहेगी। और आप भी उन्हें कभी मत भूलिएगा। वैसे बोलने की चीज़ है नहीं, वो अल्लाह के पास है, अल्लाह प्यार से रखे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील जी, जितना तुम्हारे अब्बा ने औरतों का ख्याल रखा
अगर मर्दों का रखते तो पाकिस्तान में आज कोई बेरोजगार नहीं होता। वक्त मुख्तसर है, पता भी नहीं चला, ये हमारा टाइम ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है। तो अभी है कुछ इज़ारे 10-15 मिनट है। ओके, थैंक यू। तो कुछ लोगों को ख़ास तौर पे ये किताब पब्लिश करने के लिए रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जब वालिद साहब हयात थे तो एक साहब ये मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, अख्तर अली अख्तर इनका नाम है, जंग ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत सारे एडिट्स बार बार हुए। अख्तर अली अख्तर साहब, आपके बग़ैर ये किताब नामुकम्मल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से मुनीज़ा, उमैर लोधी और गौसिया अली का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कोलैबोरेट किया हमारे साथ। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस किताब में दो बहुत अहम शख्सियत ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की हैं। उनमें से एक अब हमारे साथ नहीं हैं। उनके इंतकाल के एग्जैक्टली 2 महीने पहले हम उनके पास गए थे और उन्होंने बहुत ही शफ़क़त से हमारा इस्तकबाल किया और इस किताब में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। और उनका नाम ज़िया मोइनुद्दीन साहब है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, ये जो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मेरे वालिद को पर्दे पे देखा, हमारे लिए भी, घर वालों के लिए भी ऐसा ही है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ड्रामा या कोई भी शो देखते हैं अब्बू का, तो अनवर अंकल ज़रूर दिमाग में आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने कंट्रीब्यूट किया। सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ेबा शनाज़ साहिबा, गज़ल अंसारी साहिबा। नाउ हमारे पास सिर्फ 8-9 मिनट बाकी हैं जो हम कुछ Q&A के लिए रखेंगे। ऑडियंस को अगर कोई भी सवालात पैनलिस्ट से करने हों तो वी आर मोर देन वेलकम एंड वी आर मोर देन ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। शर्जील, किताब की लॉन्चिंग में जी, वो किताब इतनी अच्छी है, उसके बाद सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है। वो किताब ही काफ़ी है। उस किताब में हर सवाल का जवाब है। जो किताब है किताब बाहर OUP के तो किताब जो है OUP की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाहर भी है, यहाँ पे कराची लिटरेचर फेस्टिवल से भी मिल सकती है और ऑल मेजर पब्लिकेशंस और बुक स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर तो मिलेगी ही, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एबल टू बी शिप्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Can I say something? Alhamdulillah, I got an opportunity to attend his funeral by luck. मलीर में उनका जनाजा आया था, मैं गया था। तो हम लोग अमेरिका में रहते थे, बड़े अच्छे इंसान थे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं उन्हें जानता नहीं, एक आध दफ़ा मिला, लेकिन जब उनके जनाजे में बाय लक शरीक हुआ, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर साहब मुझे ले गए थे, मैं उनके साथ काम करता था, तो बस उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इतना अच्छा इंसान इतनी जल्दी अचानक चला गया। 63 साल उनकी उम्र थी। उनको भी अनवर मकसूद की तरह ज़िंदा रहना था। न जाने उन्होंने, अनवर मकसूद ने उनकी ज़िंदगी ले ली। अगर ये चले जाते तो इतना दुख ना होता। ये एक रिटायर्ड फौजी हैं। इस किस्म की गुफ्तगू सिवाय रिटायर्ड फौजी के और कोई नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि किताब यहाँ दस्तयाब है, आप किताब ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ साथ ही स्टॉल है और OUP के स्टॉल पे भी किताब दस्तयाब है। किताब वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल किताब ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत 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 शुक्रिया। Din